हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम बड़ा कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सबसे पहले कुछ हम जनरल बात करते हैं कि आखिरकार तुम्हें कौन कौन सी बातें याद रखनी है जो तुम्हें ज़्यादा हेल्प करेंगी। देखो, हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े। 9 टाइप के सॉल्यूशन हमने चूज़ किया कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हमने लिक्विड सॉल्यूशन मतलब होता है कि इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। अब बात होती है क्या, सॉल्यूट की, कि सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो मतलब गैस लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन। हमारे पास कितनी आ गई हैं, 3 कैटेगरी आ गई हैं। तो बता दें कि हम ये 2 तो पहले पढ़ चुके हैं। अगर ये 2 वाली वीडियो नहीं देखो तो ये वाली वीडियो देख लो, तब जाके समझ में यहाँ आएगा। लेकिन कोशिश करें कि हाँ ये वाला टॉपिक तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाए। मेरा सिर्फ एक ही यार एम है या टारगेट है कि तुम्हें कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े। ऐसे ही ना होगा तुम्हें लगा कि नहीं यार बहुत पकाऊ है, रटना पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई लॉजिक नहीं है। सब लोग कहते हैं कि मैथ फिजिक्स रटी, केमिस्ट्री में कोई लॉजिक नहीं लगता है, रटना पड़ता है, फैक्ट मैक्ट कुछ नहीं है यार। बात यह है कि उन्हें कम आता है, सीधा सिंपल सी बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत आता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कहते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत ख़राब होता है, इसका मतलब उसके पास नॉलेज वो वाली कम है। जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है उसे अच्छा लगता है तो उस सब्जेक्ट को उसे पसंद करता है, उस कहता है कि ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। अगर कोई कह रहा है कि वाला सब्जेक्ट बहुत कठिन है, बहुत बकवास है, तो इसका मान लो कि उसकी उस टॉपिक पे कमांड नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है। मैं अपने आप को कभी नहीं, देखो मैं तो जब भी तुम सबको कभी भी किसी को भी टीच करूँ तो मैं खुद मान के ये विश्वास नहीं, मतलब मैं अपने दिमाग में सेट रहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं टीच कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने दिमाग में हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मुझे आज अपना बेस्ट देना है, बेस्ट लेक्चर पढ़ाना है। मैं भले इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ा पाता हूँ या ना पढ़ा पाता हूँ। बस एक ही कोशिश लगी रहती है कि मुझे बच्चों के लिए बेस्ट करना है, उनके लिए बेस्ट कंटेंट प्रिपेयर करना है। जो कोर्स उन्हें पेड कोर्स मिल रहा है, जिनके लिए उन्हें पैसे पे करने पड़ रहे हैं, वो यहाँ फ्री में मिले बस। और कोई दूसरा मकसद नहीं है। और मेरा पढ़ना और पढ़ाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। मुझे पढ़ना पढ़ाना इतना अच्छा लगता है कि जब मैं 8th क्लास में था तब से पढ़ा रहा हूँ। और मैं एक ही काम, मेरी ऐसे सोच लो कि हॉबी मेरी पढ़ना ही है। मेरे पास इतनी सारी बुक्स रहती हैं सिलेबस के बाहर भी, मतलब सिलेबस की बुक्स तो मैं पढ़ता ही था अपने स्कूल टाइम में, उसके अलावा ही मेरे पास बहुत रहती थी। जब मैं 6th क्लास में था तब से मैं आउट ऑफ सिलेबस के बुक पढ़ रहा हूँ, जैसे हाउ टू ट्रेन मेमोरी, फलाना, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा था, मतलब मैं छत से गिर गया था तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि इसका दिमाग कम चलेगा। लेकिन यार कोई ऐसा नहीं होता, बचपन में सब बराबरी के पैदा होते हैं, सबके पास बराबर न्यूरॉन्स होते हैं। जो उस चीज़ को जितना आगे बढ़ा लेता है ना, वो उतना काम, मतलब उसे उतना अच्छा ब्रेन काम करने लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेहनत करो, हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे। जितने भी जीनियस पर्सन हुए उनने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो चलो हम टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत फालतू बातें हो चुकी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें से सॉलिड जो होता है वो हो क्या, सॉल्यूट, और जबकि लिक्विड हो ये क्या हो, ये हो सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट याद करने की मैं ट्रिक बहुत पहले बता चुका हूँ। तो अगर शुरू से देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। बीच में तो सास बहू का भी सीरियल समझ में नहीं आता है, तो ये तो पढ़ाई है बेटा। तो बीच में अगर आओगे फिर कहोगे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा, तो यकीन है नहीं आएंगे यार, हम भी मानते हैं। क्योंकि बीच में तो कोई, अगर तुम मूवी देखना, सीरियल देखना स्टार्ट करो तो वही समझ में नहीं आता है। रसोड़े में कौन था, किसी को समझ में नहीं आया। तो देखो, ये वाला सॉल्यूशन बहुत मतलब अपन जनरल लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं। जैसे कभी रसगुल्ला खाया है, गुलाब जामुन, वो जिस चीज़ में डिप किया जाता है, वो जैसे चाशनी बोलते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्या करते हैं, जो ये वाटर होता है ना, उसमें शुगर तो मिलाते हैं, तो इसी एग्जाम्पल हुआ। कभी नमक का घोल बनाया है,
मतलब ऐसे करते हैं कि पानी लेते हैं उसमें नमक घोल के पीते हैं, गरारा करते हैं। कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा किया होगा, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, मतलब नमक डाल के करते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन का ही पार्ट है। सॉल्यूशन कैसे पार्ट है? लिक्विड, यहाँ जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड है। और जबकि हम सॉल्ट ले रहे हैं वो क्या है? वो सॉलिड है। लिक्विड यहाँ जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है, जबकि ये सॉल्यूट है। बहुत देखो, पूरी रियल लाइफ में केमिस्ट्री भरी पड़ी हुई है यार। और लोग कहते हैं कि बोरिंग है, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि लोग न जाने क्या कहते हैं। हाँ देखो, एक चीज़ बता दूं कि जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो सॉलिड, जो लिक्विड है, लिक्विड वो होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है जो चीज़ मतलब हवा में उड़ जाए, मतलब जो लिक्विड से एयर में चेंज हो जाए, वोलाटाइल। लिक्विड होता है वो वोलाटाइल है। पिछले वाले केसेस में पढ़ा था, कोई कम वोलाटाइल होता है, कुछ ज़्यादा वोलाटाइल होता है। वो दो फैक्टर वो डिसाइड करते हैं, एक टेम्परेचर होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन बात बताएं, जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब होता है कि लिक्विड से वो वेपर में नहीं आते हैं। तो अब मतलब सोच लो कि हम एक बड़ा इस अच्छा सा केस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बड़ा अच्छा सा केस क्या पढ़ रहे हैं कि हम ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं कि जिसमें लिक्विड भी है और सॉलिड है। मतलब अपने पास दो कैटेगरी आ गई हैं। जैसे मान लो ये हम मान लेते हैं सॉलिड है, कि हमारे पास जो लिक्विड है वो वोलाटाइल है। क्या है? वोलाटाइल है। जबकि जो सॉलिड है वो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब होता है कि वो वेपर, उनके मॉलिक्यूल्स वेपर्स में नहीं आएंगे। सीधी सिंपल सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन बात करना स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ एग्जाम्पल है अपने पास। हाँ, जैसे मानो हमने इसमें क्या मिलाया है, हमने इसमें जो देखो, हाँ, ये जो वोलाटाइल है वो क्या है? सॉल्वेंट है। मतलब जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, जबकि नॉन वोलाटाइल मतलब वो है सॉल्यूट। मतलब जो सॉलिड ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉन वोलाटाइल इन वोलाटाइल, लिक्विड में है। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तुम कोई चीज, जब तुम नॉन वोलाटाइल चीज़ लिक्विड में मिलाते हो तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इसका वेपर प्रेशर क्यों घट जाता है? अब दिमाग में सबसे पहले तो डाउट यही आना चाहिए आखिरकार। जैसे देखो, मानते हैं, ऐसे समझो, जैसे मान लो क्लोज्ड है, इसमें भरा हुआ है क्या? पानी। क्या भर रखा है? पानी। तो इस वाटर की वजह से इसके कुछ ना कुछ यहाँ वेपर्स होंगे कि नहीं? हम मान के चलते हैं कि इसके वेपर्स का जो वेपर प्रेशर जो कुछ ही मान लेते हैं 100 है। हमने कोई यूनिट नहीं ली, बस नंबर लिया, जस्ट तुम समझ सको। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने मिला दिया नमक। तो जब हमने नमक मिलाया है तो इसका जो वेपर ऊपर कवर है, जब हमने इसमें नमक मिला दिया, मतलब सॉलिड आ गया है, तो इसका वेपर प्रेशर 100 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस बात का हमेशा याद रखना, 100 से हो जाएगा कम। इसकी एक्सप्लेनेशन हम तुम्हें करके दिखाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, जब तुम किसी लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड सॉल्यूट मिक्स करते हो तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है प्योर वाले से। मतलब यहाँ क्या था? प्योर था, और ये क्या बना है? सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर घट जाता है। अब इसी को हम लोग समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। जैसे मान लो, ये मान लो कोई कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, इसमें भरा हुआ है पानी। क्या है? पानी भरा हुआ है। और हम इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, इसके अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स भी हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। किसके हैं? सॉलिड के, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ये रहे। एक तुम्हारे पास केस है, दूसरा केस तुम्हारे पास ये है कि यहाँ पानी भरा और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ये प्योर है। तो हम लोग एक बात क्या जानते हैं कि एवोपरेशन होता है, वो उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो वेपर्स मतलब गैसेस फॉर्म में आता है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट और बता दें कि जो एवोपरेशन होता है वो सरफेस फेनोमेना है। क्या है? सरफेस फेनोमेना। मतलब वो सरफेस पे होता है, ना कि पूरे बल्क में। तो इस बात को दोबारा समझना, एवोपरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना है। जैसे तुम्हारे कपड़े सूखना भी सरफेस फेनोमेना है ना, कि ऊपर ऊपर से कपड़े सूखते हैं, ऐसे ही है थोड़ा। मतलब देखो, सरफेस फेनोमेना होता है कि जो भी इफेक्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि पूरे बल्क से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या देखा कि सरफेस फेनोमेना है।
अब मान लो कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे हैं, ये मान लो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। हम्म हम्म। अब देखो यहाँ से मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मॉलिक्यूल्स लेयर पे हो, 10 मॉलिक्यूल्स ही इस बाहर निकल गए। तो क्या हुआ कि यहाँ 10 जितने ज़्यादा वेपर्स आएंगे उतने ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ ये सॉलिड पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स तो एयर में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ इस सरफेस से आने चाहिए थे, इस जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलने चाहिए उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। और जब वो मॉलिक्यूल्स उतने बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, वेपर्स हो जाएंगे कम, तो वेपर कम होने से वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस चीज़ से हम लोग क्या देखते हैं, इस चीज़ से हम ये सीखते हैं कि जितना ज़्यादा तुम सॉलिड मिक्स करते जाओगे, जितना ज़्यादा तुमने सॉलिड मिक्स किया मतलब जितना ज़्यादा तुम सॉलिड मिक्स करते जाओगे उतना ज़्यादा ये पार्टिकल्स यहाँ जगह घेरते जाएंगे, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स जगह घेरते जाएंगे उतना कम वेपर प्रेशर होता जाएगा। इस बात को याद रखना, उतना कम क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। जैसे ये तुम्हारे पास गिलास है, एक ऊपर हमने ढक कर, जितना ज़्यादा इस पानी में नमक मिलाते जाओगे ना, जितना ज़्यादा मिलाते जाओगे उतना ज़्यादा इसका वेपर्स कम आएंगे यहाँ, और जितने कम वेपर्स आएंगे उतना कम वेपर प्रेशर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको क्वेश्चन को करना है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं राउट्स लॉ पे। देखो राउट्स लॉ वैसे हम लोग पिछली वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। राउट्स लॉ जो हमने पढ़ा था काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, अगर जिससे थोड़ा भी डाउट समझ से आए तो एक बार वहाँ जाके कवर कर लेना। तो चलो हम बात करते हैं राउट्स लॉ के बारे में। वैसे बता दूं कि पिछली वाली वीडियो में से काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया, तो अगर कहीं भी कोई भी डाउट्स आए तो एक बार कवर कर लेना। देखो फिर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ भी पूरा बेस्ट तरीके से समझाएं, तो मैं कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी वाली राउट्स लॉ की डेफिनेशन। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब क्या, सॉलिड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो मतलब जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्लोज सिस्टम में है, इसके ऊपर जो वेपर्स हैं इनका वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। किस पे है, सॉल्वेंट के ऊपर है। अभी बताऊंगा किस तरीके से, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं राउट्स लॉ आखिरकार क्या कहता है। राउट्स लॉ का कहने का मतलब ये है कि वेपर प्रेशर बाय कंपोनेंट ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहाँ, सॉल्यूशन में, इसके बराबर होता है। इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आखिरकार ये कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी। बाइनरी मतलब इसमें दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल और सॉल्वेंट है वो है वोलाटाइल। तो मैंने क्या कहा कि जो नॉन वोलाटाइल होते हैं उनके पार्टिकल्स वेपर्स फॉर्म में नहीं आते हैं। मतलब जब जो चीज़ वेपर्स फॉर्म में आएगी नहीं तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दिख रही होगी कि वेपर प्रेशर आएगा किसकी वजह से, वो है सॉल्वेंट मतलब लिक्विड की वजह से है। तो जो भी वेपर प्रेशर है वो लिक्विड की होने की वजह से, इसलिए वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है कि P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए। ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट, मतलब जब प्योर फॉर्म में था तब के लिए। और एक्स ए क्या है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। और पी क्या है, प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। देखो पिछली वाली वीडियो अगर किसी को गलती से याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ए किसकी वजह से, ये था सॉल्वेंट की वजह से, और ये था सॉल्यूट की वजह से। तो हम क्या देखते हैं कि सॉलिड वाला तो हो गया है गायब, क्योंकि उसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा। जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर, पी ए के बराबर। इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यही लिखा है क्या, सिंपल सा डेफिनेशन में। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए।
तो हम क्या देखते हैं कि एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑन सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो हम लोग और क्या जानते हैं, और भी हम क्या जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। इस बात का याद रखना, क्योंकि जितने मोल फ्रैक्शन होते हैं उन सबका सम करो तो उनका आंसर 1 आता है। तो हम एक्स ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स ए की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इतना हो गया है। तो इसके जैसे क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू पी अपॉन पी नॉट ए। इतना तो मुझे उम्मीद है। देखो ये किसकी वजह से ए है, पी प्रेशर बाय सॉल्यूशन, और एक क्या है, प्रेशर बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब लिक्विड। तो हम क्या देखते हैं, 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट। कन्फर्म। यहाँ साइन भेजेंगे उस पूरा चेंज करेंगे तो 1 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू एक्स बी। सॉल्व करोगे तो एक्स बी की तुम्हें वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, पी नॉट सॉल्यूशन माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्यूशन। ये ऊपर क्या लिखा है, ये लिखा है प्रेशर बाय सॉल्यूशन, प्रेशर बाय सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑन सॉल्यूशन। मतलब ये था प्योर फॉर्म में, ये है सॉल्यूशन के फॉर्म में, और ये रहा प्योर। देखो यहाँ तक तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। हमें बेसिकली क्या देख रहे हैं यहाँ कि एक्स पी जो है वो क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए। देखो क्योंकि जो भी प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन में वो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है, तो इसी को हम क्या लग सकते हैं, ये वाला। और ये तो हम जानते हैं कि ए है, तो ए रहा तुम्हारे पास और पी नॉट ए। अब इस क्वांटिटी को बात करते हैं, एक प्रकार का डिफरेंस ही तो है। और डिफरेंस किसका है, ये डिफरेंस है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। आखिरकार प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। तो आखिरकार यही क्वांटिटी क्या बता रही है तुम्हें, यही बता रही है कि जब तुम कोई सॉल्यूट मिक्स करते हो, मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स करते हो ना, तो इतना वेपर प्रेशर में चेंज आ जाता है। तो ये क्या है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मुझे उम्मीद है कितना, मुझे लग रहा है कितना समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। देखो ये देखो, जैसे मान के चलते हैं, जैसे मान लो था ये सॉल्यूशन था, मतलब इसमें हमने पानी भरा है, इसके जैसे मान लेते हम वेपर प्रेशर, हम हाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हम इससे जस्ट नंबर ले रहे हैं। हमने मान लिया 8, हमने मान लिया 15 है, 15 है। फिर हमने क्या लिया कि इसमें डाल दिया नमक डाल दिया, इसमें हमने सॉलिड पार्टिकल्स डाल दिए हैं, सॉलिड पार्टिकल डाल दिए, तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू हमें देखने को मिली 13। तो एक्स बी को हम क्या लिखेंगे, 15 माइनस 13 अपॉन 15। अपने में समझ रहे हो, जस्ट ये क्या नंबर है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही ना। ये 2 क्या है, ये है डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। और यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या, ये रिप्रेजेंट करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जब सॉल्यूशन बन जाता है तो प्योर सब्सटेंस के, प्योर सॉल्वेंट में इतने का वेपर प्रेशर का चेंज आ जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना जान गए हो। अब एक चीज़ तुम जानते हो कि वो जानते हो रिलेटिव मतलब किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, पी नॉट ए माइनस ए, इसको कर देंगे प्योर वाले फॉर्म से डिवाइड। इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव क्यों लिया? क्योंकि हम इसके रिलेटिव में एक क्वांटिटी देख रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसको देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, कोई तुम्हें दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत थी। इतना सिंपल सा मुझे लगता है कि समझ में ईजिली आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम इसी चीज़ को घुमा के क्या और क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक स्टार बना के लिख दो कि आखिरकार राउट्स लॉ को तुम इस फॉर्म में भी, मॉडिफाइड फॉर्म में भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? राउट्स लॉ। तो सबसे पहले क्या लिखो, एक स्टेटमेंट लिख लो, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे देखो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा है कि एक्स बी इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। अब इसी को हम क्या लिखते हैं, स्टार बना के नोट्स लिख लो, काम आएगा। तो ये रहा सस्ता सा सिंपल सा एक स्टेटमेंट जिसको ध्यान में रखना है। देखो इसमें क्या गया है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इतनी सी बात कही गई, इतने में सिर्फ। इसमें क्या गया है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, इसे वो बोल देते हैं क्या, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगना चाहिए मुझे, बहुत आसान आसान है यार। देखो मतलब यहाँ अगर आखिरी में तुम्हें रिवाइज कराऊँ, देखो तो तुम्हें पता क्या क्या याद रखना है। तुम्हें याद रखना है कि मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें मतलब ये सॉल्यूशन है, इसके ऊपर वेपर प्रेशर है, और इसमें दो चीज़ हैं, सॉलिड भी है। सॉलिड क्या है? सॉल्यूट है। और इसमें लिक्विड है। लिक्विड इसमें क्या है? वो है सॉल्वेंट। हम सब जानते हैं जो सॉलिड होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, जबकि जो लिक्विड होता है वो वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल होता है। तो यहाँ जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे हम पी। तो हम क्या देखते हैं, और यही प्रेशर पी ए के बराबर भी है। तो वेपर प्रेशर ऑन इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर बाय सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। इतना सा तुम्हें याद रखना है। अगर तुमसे कोई कहे कि इसका क्या बना दो, ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, ऐसी है। रिलेशन तुम कैसा देख रहे हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का देख रहे हो कि नहीं? तुम क्या देख रहे हो कि वेपर प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही देखा कि नहीं? मतलब ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से पास। इस एक्सिस, ए वाली एक्सिस हम कौन सी रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस पी को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी यहाँ नहीं, मतलब इस ये तो होता मोल फ्रैक्शन। यहाँ जो इस साइड होता है उसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और जबकि एक्स एक्सिस पे हम इस वाली क्वांटिटी को लिखते हैं। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस एक्सिस पे हमने लिखा है एक्स है, और इस एक्सिस पे हमने लिखा है पी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा टॉपिक है जो कहा जाता है कि राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। आखिरकार मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हेनरी लॉ हमने कब पढ़ा था। हेनरी लॉ हमने तब पढ़ा था कि जब गैस इन लिक्विड था। और यहाँ पढ़ा था हमने हेनरी लॉ। और अब हम बात करते हैं आखिरकार हमने राउट्स लॉ कब पढ़ा है। राउट्स लॉ हमने पढ़ा है कि लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ हमने पढ़ा है हेनरी लॉ। तो बेसिकली देखो दोनों चीज़ों में मोल फ्रैक्शन की बात हो रही थी, और दोनों ही चीज़ में क्या हो रही थी? वेपर प्रेशर की। तो हम कह सकते हैं कि एक ये जो राउट्स लॉ है स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ है। अब कैसे वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें सबसे पहले लिखना है कि अगर राउट्स लॉ कहता है पी ए
इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। देखो ये कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ए इन द सॉल्यूशन। इसको हो गया इसे कहा है राउट्स लॉ। अब हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था कि पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्या कहा था? मोल फ्रैक्शन है। तो जब हमने हटाया तो उसे यहाँ कुछ ऐसी समझ लो कि KH आ गया था। तो इन दोनों की अगर हम बात समझते हैं तो दोनों ने एक ही कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जिसके मॉलिक्यूल्स जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सेम टू सेम इसमें इनने भी कही है कि जितना ज़्यादा तुम मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाओगे सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का, उसका उतना ज़्यादा तुम्हें वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। और दोनों में स्पेशल एक कॉमन बात अगर हम देखें तो क्या है? ये दोनों ही किसके लिए है? वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए है। वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए है। वोलेटाइल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? लिक्विड होते हैं एंड गैस होते हैं। सॉलिड वोलेटाइल कंपाउंड नहीं होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं। इस बात को बिल्कुल याद रखना, नहीं तो कहीं गलती कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। हम दोनों लॉ में क्या देखते हैं कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और इसमें भी देखो ये भी रिलेशन है। मतलब दोनों में हम जो देखते हैं प्रेशर का, वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर। ये भी बहुत कॉमन सी बात है। तो इन सब के अगर हम बाद में डिटेल में बात करते जाएंगे तो बहुत कुछ कहने के लिए है। सबके दिमाग में एक डाउट सा आ रहा होगा कि भैया जो आपने कहा कि इतने सारी सिमिलरिटीज़ हैं, इतनी सारी मतलब बातें मैच कर रही हैं कि दोनों वोलेटाइल के लिए हैं, दोनों पार्शियल प्रेशर के लिए हैं, मोल फ्रैक्शन का भी रिलेशन दिख रहा है, तो आखिरकार तुम कहोगे आखिर कैसे क्या डिफरेंस है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, कैसे हम पता करें कौन सा यूज़ करना है? तो यहाँ दो डिफरेंस है। एक हम धीमे धीमे सबके ऊपर बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, इसे अच्छे से लिख लेना। देखो, हेनरी लॉ इज लिमिटिंग लॉ। क्या है? हेनरी लॉ जो है वो लिमिटिंग लॉ है, मतलब कुछ जगह अप्लीकेबल नहीं है। ओनली अप्लाइज फॉर सफिशेंटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सिर्फ वहीं यूज़ होता है जहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऐसा होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज मच लेस देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता ही है कि सॉल्यूट जो होता है ना, उसके मोल फ्रैक्शन 10 to 0 हो जाता है। अभी बताएंगे, घबराओ नहीं। देखो, जबकि राउट्स लॉ इज जनरल वैलिड व्हेन द लिक्विड इज फेस इज ऑलमोस्ट प्योर या मिक्सचर ऑफ सिमिलर सब्सटेंस। लेकिन जो राउट्स लॉ है वो जनरल है, वो सबके लिए एप्लीकेबल मतलब अप्लाइड हो जाता है, चाहे वो प्योर के लिए बात करो चाहे मिक्सचर के लिए बात कर रहे हो। एक ये रहा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वैसे अगर किसी CBSE मतलब बोर्ड में नहीं पूछा जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आखिरकार हमें कब कौन सा यूज़ करना है। देखो अगर अब बात आती है कि अगर हेनरी कांस्टेंट और राउट्स लॉ कांस्टेंट, क्या है? ये क्या है? हेनरी कांस्टेंट है और ये है राउट्स लॉ कांस्टेंट। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये दोनों कब इक्वल होंगे? मतलब आखिरकार हम इतना देख रहे हैं कि देखो x इक्वल टू हो गया P0 AXA, और जबकि हम देख रहे हैं PA इक्वल टू हो गया KH XA। तो इसमें बात चलती है कि आखिरकार P0 A की वैल्यू KX के बराबर कब होगी? कि
राउट्स लॉ कांस्टेंट कब इक्वल हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट के बराबर? ये सिर्फ तभी है जब मिक्सचर हो आइडियल, और आइडियल नाम की ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे सपनों का राजकुमार नहीं होता है ना, जैसे सपनों की परियां नहीं मिलती हैं ना, इसी प्रकार आइडियल नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। आइडियल तो एक सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए बात है कि हाँ चलो हो ये चीज़ फॉलो हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आइडियल की तरह बिहेव करती हैं, मतलब लगभग क्लोज होती हैं। अगर हम बेंजीन और टोल्यून इन दोनों का मिक्सचर जो बनता है वो आइडियल मिक्सचर की तरह वर्क करता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का तुम मिक्सचर बनाओगे तो इसमें पी नॉट ए की वैल्यू पी एच के बराबर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, इतना सोच लो कि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दोनों जगह मतलब दोनों के कांस्टेंट अलग अलग हैं। एक खास डिफरेंस ये भी है कि राउट्स लॉ कांस्टेंट एंड हेनरी कांस्टेंट दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंस ये भी है। इतनी बात ज़्यादा नहीं लग रही है, कोई बात परेशान कर रही होगी, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी जो अभी यार हमने बात करी है डाइल्यूट सॉल्यूशन की, उसी के ऊपर थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि आखिर डाइल्यूट सॉल्यूशन कब बनता है। देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तब बनता है जब मोल डाइल्यूट करते जाएं। जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होते हैं ना, उसकी वैल्यू टेंड टू 0 हो जाए। मतलब जैसे इतना समझ लो कि तुमने टंकी भर पानी में चुटकी भर नमक डाल दिया है। मान लो तुम्हारे छत के ऊपर मतलब जो तुम्हारे सिटी में मोहल्ले में जो भी टंकी है उसमें तुमने चुटकी भर पानी डाल दिया, चुटकी भर क्या डाल दिया? नमक डाल दिया है। ये हो गया क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया है। इस समय तुम्हें ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब दिक्कत आती है कि आखिरकार कौन सा क्या फॉलो करेगा। तो जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट वो बिहेव करेगा राउट्स लॉ को, मतलब यहाँ तुम राउट्स लॉ यूज़ करोगे। अगर हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा यूज़ होगा? इसमें होगा हेनरी। देखो, हेनरी लॉ, मतलब अगर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो तुम्हें हेनरी लॉ यूज़ करना है, अगर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो तुम्हें राउट्स लॉ यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट्स, कोई समस्या कोई रह गया हो तो कमेंट्स में लिखें। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ, 3 दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। और देखो बेटा, अगर इसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं है। ये जो इतनी बातें हैं एक कंपटीशन के लिए है। CBSE में कभी कभार कोई पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में। वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कौन सा एप्लीकेबल कहाँ होगा। तो सिर्फ तुम्हें इतना समझना है कि जो देखो कि जो हेनरी लॉ है ना वो स्पेशल केस है किसका? राउट्स लॉ का। राउट्स लॉ हर जगह वैलिड है, जबकि हेनरी लॉ सिर्फ कहाँ वैलिड है? जहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बहुत कम हो, किससे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से। इतनी सिंपल सी तुम्हें बात याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम बढ़ते हैं आगे। और एक बात और बता दें कि तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, तुम्हें कब कौन सा यूज़ करना है इतना जान लो कि अगर गैस एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं तो तुम्हें यूज़ करना है कौन सा? हेनरी। अगर लिक्विड और सॉलिड या लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे राउट्स लॉ। कौन सा यूज़ करेंगे? राउट्स लॉ। बस ये सब हायर स्टडी के लिए जहाँ बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कौन क्या, मतलब मैं जनरल बात बता रहा था। तुम्हें ज़्यादा नहीं घबराना है। अगर Kx की वैल्यू दी रखी है तो इसका मतलब तुम्हें क्या यूज़ करना है? तुम्हें हेनरी लॉ यूज़ करना है। अगर P नॉट ए की वैल्यू दे रखी है तो तुम्हें कौन सा यूज़ करना है? तुम्हें करना है राउट्स लॉ। देखो, ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, उसको बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाओ तो ही सही रहेगा।